नमस्कार प्यारे बच्चों, टीम प्रिंस के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लगातार आपके लिए कैलकुलस की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और हमेशा एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। और मेरी कोशिश है कि आप सबको बिल्कुल निःशुल्क इस कोरोना महामारी के समय में पूरा मैटर उपलब्ध करवाया जाए। और YouTube के माध्यम से जितना भी मेरे से संभव हो पा रहा है, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। और आगे कुछ नई नई बातें आप लोगों को धीरे धीरे बताने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आज अपन फिर एक बार कैलकुलस की क्लास में आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। चलिए, आज अपन बातचीत करना चाहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में, यानी प्राचलिक फलनों के डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं अपन। प्राचलिक फलन कहते किसे हैं, पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए। प्राचलिक फलन क्या होते हैं, फिर बात करेंगे कि इसका अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको अगर ये भी नहीं मालूम है कि प्राचलिक फलन होता क्या है, तो आप कैसे हल करोगे कि ये प्राचलिक। रटने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, रटना एक अलग प्रथा है और समझना एक अलग प्रथा है। आप लोगों को पहले चीज़ों को समझना है, समझ में नहीं आई तो याद होगा ही नहीं चीज़ें। और कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से आपको चीज़ों को याद करना है फिर, और बोर्ड के एग्जाम के लिए तो आपको ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझते जाओ, अपने आप याद होती जाएगी चीज़ें। लेकिन कंपटीशन एग्जाम अगर आपको देना है तो कुछ चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना होगा। कुछ नई नई चीज़ें जो आपके सामने आती हैं उनको याद करना है। तो चलिए, आज एक बार फिर अपन पैरामेट्रिक फंक्शन जो है प्राचलिक फलनों की क्लास में आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो पहली अपनी बातचीत है वो तो है प्राचलिक फलन कहते किसे हैं। प्राचलिक फलन किसे कहते हैं, ठीक है। प्राचलिक फलन का मतलब है पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सुन लीजिए जरा, पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। यदि आपके पास मान लो कार्तीय रूप में कोई फलन दिया, देखो दो अलग अलग बातें, फलन के बहुत रूप हैं। आप जैसे जैसे आगे की क्लासों में जाओगे आपको पता चलता जाएगा। अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स आपके सामने लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू कितना लिखा है, एफ एक्स लिखा है, ये जो फंक्शन है वो किस रूप में है, ये है कार्तीय रूप में। किस रूप में प्यारे बच्चों, ये है कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कार्तीय रूप में आपको कोई समीकरण या फलन दिया, कार्तीय रूप है ये इसका। समझ में आ गई ना बात, ये कौन सा रूप है, कार्टेशियन फॉर्म है। जैसे आप लोग ये फंक्शन पढ़ते हो, कोई भी आपके सामने आ गया, मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है कोई भी, ठीक है। या आपके पास आता है y इक्वल्स टू 2x+3 आ गया। ये जो इनका रूप है x और y के रूप में, ये समीकरणें सब जो हैं वो कौन सी होती है, वो सब की सब कार्टेशियन फॉर्म की होती है। तो फिर प्राचलिक रूप कौन सा होता है, तो सुनिए, प्राचलिक रूप में क्या होगा कि ये जो x और y हैं ये दोबारा वापस किसी अन्य चर के, किसी अन्य वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। जैसे देखिए, ये अगर मैं कहता हूं कि आपका y जो है वो t का फंक्शन है, किसका फंक्शन है प्यारे बच्चों, t का फंक्शन है। और मैं कहता हूं x जो है वो भी t का फंक्शन है। देखना ध्यान से, x है वो भी t का फलन है और y है वो भी t का फलन है। यानी पहले वाले फलन y बराबर एफ एक्स के चर जो हैं वो वापस किसी दूसरे चर t के रूप में अगर रिप्रेजेंट किए हुए हैं आपके सामने, जैसे y है वो भी t का फंक्शन है, x है वो भी t का फंक्शन यदि आपके पास है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रूप है इसका, ये कहलाता है फलन का प्राचलिक रूप। प्राचलिक रूप कहलाता है, ये ध्यान रखना है, चाहे वो समीकरण का हो चाहे वो फलन का हो। दोबारा बोल देता हूं, अगर कार्तीय रूप में कोई फंक्शन अपना y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ y और x दोनों दोबारा किसी अन्य चर के फलन हों, जैसे देखो y है वो फाई और t का फंक्शन है, x है वो भी t का फंक्शन है, ऐसे x और y वापस किसी दूसरे चर के फलन हों, तो इस प्रकार का जो इक्वेशन आपको मिलता है उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, प्राचलिक रूप का समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा जरा, मैंने लिखा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखा, ए स्क्वायर लिखा। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में, जैसे बीएससी में जाओगे, एमएससी में जाओगे, आपको ये सब चीज़ें समझनी होगी और आपको तुरंत पता चल जाएगा वहाँ देखते ही कि ये क्या चीज़ें हैं। अब ये जो लिखा है ये वृत्त का कार्तीय समीकरण है। ये क्या है, वृत्त का कार्तीय समीकरण है, ये वृत्त का कार्तीय समीकरण है। समझ में आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और जिसकी त्रिज्या a है, ये सेंटर है इसका 0 0 पर, मूल बिंदु पर है, 0 0 पर है और इसकी त्रिज्या क्या है, a है।
इसका ये कार्तीय समीकरण तो है और मैं चाहता हूं कि इसको मैं किस रूप में चेंज करूं, इसको मैं प्राचलिक रूप में बदलना चाहता हूं। प्राचलिक रूप का मतलब है इस पूरे सर्किल पर ऐसा बिंदु सर्च कीजिए जो क्या करे, इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, इस समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर ऐसे कोई सर्किल लिखा हुआ है जिसका सेंटर मूल बिंदु है, तो यहां इसकी परिधि पर एक बिंदु लीजिए और उसके निर्देशांक आप लोग क्या लिखिए, देखो यहां से यहां तक की त्रिज्या आप लोग कहते हो a है, ठीक है। ये दूरी मैंने मान ली कितनी है, और ये दूरी मैंने मान ली कि इसके निर्देशांक हैं वो x कोमा क्या है, y है। देखो पहले मैं प्राचलिक रूप समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, आप डेरिवेटिव के चक्कर में अभी मत पड़ो, डेरिवेटिव आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये अगर ये बात समझ में आ गई। देखिए ये यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या है, x है, ये आपका O है, ये m है, और ये अगर पॉइंट आपका n है। ये डिस्टेंस आपकी अगर x है और ये डिस्टेंस अगर आपकी y है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिज्या जो है वो इस पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल आपका कितना है, वो थीटा है। यानी सीधी सी बात है, ये ऐसा एक ट्राइंगल बन गया आपके पास, ये ट्राइंगल बन गया यहां से यहां तक। इसमें ये आपका n है, ये O है, और ये क्या है, m है। ये डिस्टेंस आपकी x है, ये एंगल आपका थीटा है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, y है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक बात समझनी है कि इसमें अगर मुझे साइन थीटा लेना है, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लेना है या मुझे कोस थीटा लेना है, तो क्या मिलेगा आप ये बताइए। साइन थीटा आपको मालूम है लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण आपको पता है a है, तो ये कर्ण लिख दिया मैंने a। यहां अगर लिखूंगा लंब बटे कर्ण तो ये हो गया आपका y अपॉन में कितना हो गया, a। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा a और कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया, यानी y की वैल्यू जो है वो है आपकी a साइन थीटा। अब देखिए कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, वो आएगा x अपॉन कितना a। अगर x अपॉन a आएगा तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास कितना a, और यहाँ मिलेगा आपको कोस थीटा। इसका मतलब है इसका जो x और y का मान है इस पॉइंट का एक अन्य चर थीटा में, देखो x जो है वो a में नहीं है, a क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है, a कांस्टेंट है, और ये अन्य एक वेरिएबल है, चर है। तो यहाँ y जो है वो a साइन थीटा है, x जो है वो a कोस थीटा है। इसका मतलब x है वो भी थीटा का फलन है, और y है वो भी किसका फंक्शन है, थीटा का फलन है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से x और y के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, वो आ गया x का मान कितना, a कोस थीटा, यानी ये रखे a कोस थीटा, और ये आ गया आपका b और कितना आ जाएगा, a साइन थीटा, सॉरी यहाँ आएगा a और कितना साइन थीटा, ये y की वैल्यू। इसका मतलब पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कार्तीय निर्देशांक थे वो ये थे x और y। अब वो पैरामेट्रिक आपके पास जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो a कोस थीटा और क्या है, a साइन थीटा है। तो ये जो इसका x और y का रूप आया है वो सर्किल का क्या कहलाएगा, प्राचलिक रूप का समीकरण कहलाएगा। दोबारा सुन लीजिए, ये समीकरण जिसका केंद्र 0 0 यानी मूल बिंदु पर है और जिसकी त्रिज्या a है उसका कार्तीय समीकरण है, और उसी सर्किल का x बराबर a कोस थीटा और y इक्वल्स टू a साइन थीटा जो इक्वेशन है, ये आपकी इसी सर्किल की क्या है, प्राचलिक समीकरण है। आपको ये समझना पड़ेगा, प्राचलिक क्या है, समीकरण है। अब अन्य सारी समीकरणें मैं इसी प्रकार आपको बता दूंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात आपको मैंने बताई है। अगर ये बात समझ में आती है आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राचलिक फलन कैसे होते हैं। तो आप तुरंत देखते ही किताब में सवाल समझ जाओगे कि ये सब सवाल जो हैं वो प्राचलिक रूप के सवाल हैं। चलिए, पहला सवाल हो गया, कार्तीय रूप बता दिया मैंने उस फलन का जिसके बारे में आपको बातचीत करनी है। तो एक और देखते हैं अपन। पहली बातचीत हुई है अभी तक तो अपने बीच में, पहली बातचीत सर्किल के बारे में हुई है। दूसरी बातचीत देखिए, एक पर दीर्घवृत्त है x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस आपके पास है y स्क्वायर अपॉन में कितना b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है a। एक ऐसा पॉइंट जो इस दीर्घवृत्त पर होगा, इस दीर्घवृत्त पर होगा, ऐसा पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मैंने कहा कि ऐसा बिंदु सर्च करो जो इसके समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, यानी वो इस दीर्घवृत्त पर हो। तो एकदम आसानी से समझ में आ रहा है। देखो x की जगह लिख दो a कोस थीटा, यहाँ लिख दो a कोस थीटा, और y की जगह लिख दो b साइन थीटा। ये कन्फर्म है कि ये इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसी समीकरण का कार्तीय रूप तो ये है, ये क्या है, इसका कार्तीय रूप है। इसी का प्राचलिक रूप क्या होगा आपको समझना है, तो ये प्राचलिक रूप होगा आपका
प्राचलिक रूप, उसमें लिखोगे x की जगह आ जाएगा a cos थीटा और y की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b और यहां लिख दूंगा मैं sin थीटा। एक दीर्घवृत्त का ये कार्तीय समीकरण है और ये कौन सा समीकरण है, प्राचलिक समीकरण है। ऐसे ही आपके पास एक परवलय है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये परवलय है, ये परवलय का और ये दीर्घवृत्त का, ये किसका है, दीर्घवृत्त का, ठीक है, कार्तीय समीकरण और प्राचलिक है। ये परवलय का, किसका, परवलय का, कौन सा, कार्तीय समीकरण है, ठीक है, कार्तीय समीकरण है। अब देखिए इसी को प्राचलिक रूप में बदलना चाहते हैं तो अपन क्या काम करेंगे वो सुन लेना जरा। अगर मैं x की जगह रख देता हूं यहां at स्क्वायर, ठीक है, और y की जगह मैं रख देता हूं 2at, तो देख लो इस समीकरण को ये पक्का संतुष्ट करेगा। मान लो ये आपके पास परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 4ax है, ऐसा परवलय होता है, आप लोग सब जानते हैं, ये परवलय है। इस परवलय पर यहाँ पॉइंट पहले जो था वो x और y था, लेकिन अब जो पॉइंट है वो क्या है, at स्क्वायर और क्या है, 2at है। शायद समझ में आ जाएगा। तो देखिए at स्क्वायर को अगर यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, देख लो, x की जगह ये रखो at स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और t स्क्वायर। इस y की वैल्यू इधर रखोगे तो y का स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर और t स्क्वायर, यानी दोनों बराबर हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो मैंने आपको तीनों के प्राचलिक फॉर्म बता दिए, मैंने वृत्त का बता दिया, दीर्घवृत्त का बता दिया, आपको परवलय का बता दिया। ऐसे बहुत सारी समीकरणें होती हैं, धीरे धीरे जब आप आगे चलते जाओगे तो आपको ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। चलिए, अब मेरे हिसाब से किसी बच्चे को ये कन्फ्यूजन नहीं रहा कि प्राचलिक फलन कहते किसे हैं। तो अब अपन बातचीत करें फिर आगे प्राचलिक फलनों के अवकलज कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्राचलिक फलन के अब बात करेंगे अपन अवकलज के बारे में। अभी तक मैंने अवकलज नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि प्राचलिक फलन क्या होते हैं। अब अपन बातचीत करेंगे प्राचलिक फलनों के अवकलज। प्राचलिक फलनों के अवकलज, फलनों के अवकलज कैसे निकालोगे, आपको आता है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये तो, ठीक है। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको नहीं आता होगा, बाकी को आता है। देखिएगा जरा, अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल्स टू, मैंने दे दिया फाई और t। फाई और t का मीनिंग है ये x जो है वो t का फलन है, और y जो है वो साई और t है, इसका मतलब ये भी t का फंक्शन है। तो इस टाइप से आपको सवाल दिया हुआ आएगा पेपर में, आपको x जो है वो किसी अन्य चर में दिया हुआ आएगा, y जो है वो किसी अन्य चर में दिया हुआ है। आपको ये कहेगा कि आप इसका क्या करो, जो फलन आपको दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालो। एक बात मैंने नहीं बताई, आप कहोगे कि पीछे वाले सवालों में जहां थीटा था, जो t था, आप जो अन्य चर बोल रहे हो, इस अन्य चर का और कोई नाम है क्या? जी हाँ, इस चर को ही कहते हैं प्राचलिक चर। क्या बोलते हैं इसको? प्राचल बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं, प्राचल बोलते हैं इसको। जहां t जो है वो क्या है आपका? प्राचल है। जैसे मैंने कहा था x बराबर a कोस थीटा, y बराबर a साइन थीटा, तो जो थीटा है वो प्राचल है वहां। जैसे दीर्घवृत्त में x बराबर a कोस थीटा और y बराबर b साइन थीटा था, तो वो जो थीटा था वो क्या था? प्राचल था। ऐसे ही परवलय में x बराबर at स्क्वायर, y बराबर 2at स्क्वायर, जो t था वो क्या था? प्राचल था। जिस अन्य चर में आपको फलन x और y के मान दे रखे हैं, वो अन्य चर जो है वो क्या होगा? वो प्राचल होगा। ध्यान रखना, आप a, b और c ऐसे जो दिए आते हैं इनको चर मत समझ लेना, ये गलती मत कर जाना। कहीं x बराबर a कोस थीटा दे रखा है तो a को चर मान लो, वो चर नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अपने को इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी अवकलज निकालना है। अवकलज के लिए क्या करेंगे सुनिए। अवकलज का मतलब है आपको तो वैल्यू निकालनी है किसकी? dy अपॉन dx की। अब dy अपॉन dx तो सीधा निकालें कैसे? आपको x तो दे रखा है t का फलन और y भी दे रखा है t का फलन। तो एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो जिसका फलन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में पहले आप डेरिवेटिव निकाल लो। पहले x किसका फलन है? t का है, तो dx अपॉन क्या निकाल लो आप? dt निकाल लो। पूरी बात समझना है। ये हो गया आपके पास कितना? फाई डैश, और यहाँ आ जाएगा आपका t। समझ गए? फिर y की निकालोगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन में कितना? dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? साई डैश, और ये हो गया आपका t। अब क्या करना है, ये इक्वेशन आपके पास मान लो फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी क्या है? सेकंड है। आपको यही काम करना है। आपको तो dy अपॉन dx निकाल लेना है। ऊपर dy है और नीचे dx है।
अगर dy अपॉन dx निकालना चाहते हो तो देखिए dy अपॉन dt वाले में, dy अपॉन dt वाले में किसका भाग दे दो, dx अपॉन dt वाले का भाग दे दो। बात समझ में आई। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो आपको पता है कि अगर यहां अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, dy अपॉन dt की वैल्यू है साई डैश और t, ये हो गया साई डैश और क्या हो गया t, अपॉन में क्या होगा आपके पास, वो होगा फाई डैश और कितना हो जाएगा आपका t। समझ गए प्यारे बच्चों। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां रखने के बाद आपको जो भी मिलेगा वो dy अपॉन dx का मान होगा, यानी वो प्राचलिक रूप में दिए गए फलनों के क्या होंगे, अवकलज होंगे। चलिए प्यारे बच्चों अब अपन इस पर सवाल करते हैं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ t जो है वो आपका प्राचल है, यहाँ लिख देता हूँ, t जो है वो क्या है, इसका प्राचल है। कोई कंफ्यूजन हो आपको